नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ भोपाल से डॉक्टर अमित गुप्ता मौजूद हैं, जो सप्तबंधु इंस्टीट्यूट ऑफ करियर भोपाल के डायरेक्टर हैं, और साथ में मौजूद हैं दीक्षा साहू, जो सप्तबंधु इंस्टीट्यूट ऑफ करियर की स्टूडेंट हैं। लक्ष्य में आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। थैंक यू। चलिए, तो सबसे पहले मैं अमित जी की ओर ही रुख करना चाहूँगी। अमित जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। और डॉक्टर अमित, मैं आपको कहना चाहूँगी क्योंकि आप पहले डॉक्टर भी रह चुके हैं। डॉक्टर अमित, आपके कोचिंग के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने नीट में भोपाल में फर्स्ट रैंक हासिल की है और ऑल इंडिया में भी काफ़ी अच्छी रैंक हासिल की है उन्होंने। जानना चाहेंगे कैसे आपने उनकी तैयारी करवाई थी? जीवन लोधी जो कि हमारे सप्तबंधु इंस्टीट्यूट का एक स्टूडेंट रहा है और उसने इस साल नीट में 658 मार्क्स लाकर पूरे ऑल इंडिया में 804 रैंक अचीव की है। एंड साथ ही पूरे भोपाल में ये हम लोगों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि उसने पूरे भोपाल में एक फ़र्स्ट रैंक लाके हमारा सप्तबंधु इंस्टीट्यूट जो कि इतने सालों से काम कर रहा था उसका नाम काफ़ी ऊपर बढ़ाया है। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी जीवन लोधी को भी बधाई देना चाहूँगा। और इस पूरे काम में जीवन ने बहुत ज़्यादा अटूट मेहनत की है। 11th एंड 12th में वो हमारे यहाँ स्टूडेंट रहा, जिसमें उसने 11th एंड 12th के साथ में नीट की प्रिपरेशन भी की साथ में। उसके अंदर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि है ना सारा का सारा श्रेष्ठ एक टीचर का होता है, स्टूडेंट की मेहनत सबसे ऊपर होती है। तो उसने अपनी उस मेहनत को करके दिखाया, उस चीज़ में वो कंटिन्यू लगा रहा। लॉकडाउन का जब पीरियड लगा तो जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट घर में आराम करने लगे थे या ऑनलाइन के टाइम में उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए, उस टाइम भी जीवन ने उस चीज़ को करके दिखाया। लगातार वो लगा रहा, उसने कभी सोचा ही नहीं कि लॉकडाउन लग गया है। वो कंटिन्यू उसी एनर्जी के साथ में अपने घर पर सेल्फ स्टडी करता रहा। उसी का ये रिज़ल्ट है कि जब नीट का रिज़ल्ट पूरे ऑल इंडिया लेवल पर आता है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से जीवन जो है 804 रैंक अपनी कैटेगरी में लेके आया और इसके साथ में ही भोपाल में फर्स्ट रैंक है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत प्राउड मोमेंट है और बहुत अच्छा उसने किया। और इसके अलावा बहुत सारे न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल्स में भी उसके बारे में आया, क्योंकि हमारा सप्तबंधु इंस्टीट्यूट कई सालों से ऐसे मीडियम क्लास बच्चों के लिए काम कर रहा है जो कोटा नहीं जा पाते हैं, दिल्ली नहीं जा पाते हैं। उनका विज़न होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, IITian बनना है, बट कोटा नहीं जा पा रहे हैं, दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, उतना ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को हम लोग खासकर फोकस करते हैं, ढूंढ कर लेके आते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को। जीवन भी बैरसिया के पास एक गांव है खेजड़ा घाट, वहाँ से वो आया था तैयारी करने और उसका वो सपना पूरा हुआ। और साथ ही साथ उसके भोपाल का भी नाम रोशन हुआ, ऑल इंडिया लेवल पर हमारे इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन हुआ। बिल्कुल, देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे भोपाल के लिए गर्व की बात है, क्योंकि नीट में भोपाल में फर्स्ट रैंक स्टूडेंट की आई है। सर, आपसे एक और बात समझना चाहेंगे। आप अपने कोचिंग के बारे में जैसा कि बता ही रहे थे कि आपकी कोचिंग में मिडिल क्लास बच्चे जो कि कोटा नहीं जा पाते और दिल्ली अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको आप यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं पढ़ाई की। तो आपसे पूरी तरह से कोचिंग के बारे में भी समझना चाहेंगे। साथ में मैथ्स और बायोलॉजी स्ट्रीम को ही आप शायद यहाँ पर शिक्षा देते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कितने बच्चे हैं फिलहाल आपकी कोचिंग में? जी, लगभग अप्रॉक्सीमेटली अभी तक हमारे इंस्टीट्यूट से 1000 स्टूडेंट्स अभी तक, जब से स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक यहाँ से पास आउट हो चुके हैं या हमारे यहाँ आ चुके हैं, जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ। इंस्टीट्यूट में हम लोगों का जो मेन फोकस है कि मैं खुद एक मेडिकल लाइन में MBBS डॉक्टर हूँ, बट मेरा एक विज़न था कि मुझे ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना है जो बच्चे कोटा नहीं जा पाते हैं, दिल्ली नहीं जा पाते हैं, लाखों रुपए का जिनका फाइनेंशियल बजट नहीं है। तो उन लोगों के लिए हमने ओल्ड भोपाल में, हम चाहते तो MP नगर में भी स्टार्टिंग को स्टार्ट कर सकते थे, बट ओल्ड भोपाल को इसीलिए मैंने चुना क्योंकि वहाँ पर मुझे काफ़ी ऐसे मीडियम क्लास स्टूडेंट्स भी मिल गए, पुअर भी मिले, और उसमें ऐसा नहीं, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग वाले बच्चे भी पढ़ते हैं और वो काफ़ी बच्चे सेलेक्ट होके गए हैं। आज की डेट में मैं आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग मध्य प्रदेश का ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पर हमारे यहाँ से
बच्चा पास आउट होकर MBBS की पढ़ाई नहीं कर रहा हो, और ना ही इंजीनियरिंग में ऐसा कोई मध्य प्रदेश का कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें हमारे यहाँ से बच्चे ने JEE की तैयारी की हो और वहाँ सेलेक्ट होकर नहीं गया हो। बिल्कुल। नीट का एग्ज़ाम ही निकालना बहुत बड़ी चुनौती होती है अपने आप में, और जिस प्रकार से आप बता रहे कि मध्य प्रदेश का ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां आपके यहाँ से कोचिंग पढ़ के कोई बच्चा वहां तक ना पहुंचा हो, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है नीट का एग्ज़ाम निकालना। बहुत बार देखा जाता है कि जो बच्चे हैं वो भी हिम्मत हार जाते हैं। दीक्षा, आपकी ओर रुख करना चाहूँगी, आपकी स्ट्रीम क्या है? सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी, और उस स्ट्रीम को लेकर आप क्या सोचती हैं? एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करती हैं? जी, मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो सर हैं, हर एक बच्चे पर ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कि केवल स्ट्रॉन्ग बच्चे पर ही ध्यान दें, हर बच्चे पर फोकस रहता है उनका, और वो हर बच्चे की कैपेसिटी के हिसाब से उनका टाइम टेबल सेट करवाते हैं। जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा पढ़ने की होती है उन्हें शायद 9 आवर्स का और 8 आवर्स का भी रहता है। तो मेरा टाइम टेबल भी मैंने सेट करवाया था सर से, उसमें 8 आवर्स की 9 आवर्स की स्टडी है। तो बस मैं उस टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। उसमें ऐसा है 2 आवर्स केमिस्ट्री, 2 आवर्स फिजिक्स और 2 आवर्स मैथ, और बच्चे अपने 3 आवर्स। तो उसमें मैं करती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे मेन बात है इसमें, नीट या JEE की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे मेन होता है इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसलिए मैं उसे ज़्यादा टाइम भी देती हूँ। इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में मेरे क्वेश्चन रहते हैं सर, कोटा बेस्ड सीट क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट रखते हैं, मैं उनको फॉलो करती हूँ और उनको बिल्कुल सॉल्व करती जाती हूँ। उससे मेरे हर डाउट क्लियर होते जाते हैं, और कुछ डाउट होते भी हैं तो बिल्कुल सर से अलग पूछते भी हैं और सर बताते भी हैं, और सर अच्छे से ध्यान भी रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपनी पढ़ाई में स्टडी में कंटिन्यू लगी रहती हूँ और 9 आवर्स की स्टडी कंप्लीट करती रहती हूँ हर रोज़ डेली। बिल्कुल, एक सबसे बड़ी बात ये होती है प्लानिंग, और प्लानिंग अगर बच्चे की होती है तो वो कहीं ना कहीं बच्चे को सफल बनाने में निश्चित तौर पर मदद करती है। और जिस प्रकार से दीक्षा बता रही है कि उनके सर ने उन्हें पूरे 9 आवर्स की प्लानिंग बताई है, किस तरह से उन्हें अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है और उसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, वो बेहद अहम होता है। क्योंकि बहुत बार देखा जाता है प्रैक्टिस की वजह से बच्चों को समय कम पड़ जाता है, क्वेश्चन बहुत सारे आते होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर अमित, आप जानते होंगे कि बंसल समूह भी काफ़ी ज़्यादा योगदान दे रहा है, किस तरह से देखते हैं आप उस योगदान को? बंसल ग्रुप का जो एजुकेशनल लाइन में योगदान है वो तो सच में आज सिर्फ भोपाल ही नहीं, पूरा MP देख रहा है। क्योंकि जहाँ पहले बंसल का एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट हुआ था, और जब मैं काफ़ी छोटा था उस टाइम पे ये इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट हुआ था, बट आज मैं देख रहा हूँ बंसल ग्रुप के कई कॉलेज ऐसे खुल चुके हैं इंजीनियरिंग के अलावा, और भी डिफरेंट फील्ड में भी बंसल ग्रुप के बहुत सारे कॉलेजेस हैं। एंड और तो और सिर्फ एजुकेशन ही क्यों आप बंसल के लिए बोलते हैं, आज बंसल 1 प्रोजेक्ट जो है वो पूरे इंडिया में चर्चा का विषय है कि भोपाल में भी ऐसे प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिनको बंसल पूरा करके दिखा रहा है। एंड फूड की कैटेगरी में भी बहुत सारी चीज़ें बंसल की आने लगी है। तो डेफिनेटली बंसल ग्रुप जिस स्पीड से बढ़ रहा है वो एक अपने आप में सराहनीय है। बिल्कुल। टेक्निकल एजुकेशन के मामले में आपसे भी दीक्षा समझना चाहूँगी, बंसल समूह किस प्रकार से योगदान दे रहा है वो तो शायद आप भी जानती होंगी। किन नीतियों को आप, टेक्निकल एजुकेशन की अगर बात की जाए तो बंसल समूह की किन नीतियों को पसंद करती हैं? बंसल समूह का नाम सबसे पहले मैं छोटी थी तो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, और तब से मैं सुनती ही आ रही हूँ कि आज मतलब इस ईयर इन्होंने ऐसा किया, मतलब ग्रोथ हो ही रही है बंसल ग्रुप की। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सबसे अच्छा ये लगता है कि ये एजुकेशन फील्ड में ही उतरे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एजुकेशन नेम पर तो रहते हैं बट बस पैसों में लगे रहते हैं इसे, लेकिन बंसल ग्रुप ऐसा नहीं कर रहा है, बच्चों को सच में एजुकेशन दे रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, तो बंसल जिस प्रकार से बच्चों को एजुकेशन दे रहा है जो बहुत ज़रूरतमंद होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी उनको भी बंसल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, तो ये बेहद सराहनीय है। डॉक्टर अमित, आपसे एक बात समझना चाहूँगी, बंसल समूह के द्वारा टेक्निकल एजुकेशन हर वर्ग के क्षेत्रों में उपलब्ध हो सके, इसके लिए एक और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे आज भी स्टूडेंट्स हैं जो जिनको नीड है ऐसे इंस्टीट्यूट्स की जहाँ पर कम फीस में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो सके, वो भी हायर एजुकेशन को अचीव कर सके। बट उन लोगों को कई बार क्या पता नहीं होता, उनके पास क्या होता है उतने साधन नहीं होते जितने हम लोगों के पास रिसोर्सेज हैं कि हम लोग हर चीज़ को ऑनलाइन पता कर सकते हैं। तो मैं इसमें यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे MP के रूरल एरियाज़ हैं और छोटे शहर हैं, वहाँ पर बंसल ग्रुप को काफ़ी कैरियर सेमिनार करने चाहिए, स्कॉलरशिप बेस्ड टेस्ट रखने चाहिए। और उसे चीज़ों में क्या होता है, बच्चे आते हैं तो उनको पता चलता है कि वो और कौन कौन सी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। बच्चे दूसरे एजुकेशन लाइन में जा रहे होते हैं जहाँ उनको उतना कैरियर बेनिफिट नहीं मिलता है, तो
तो वो कोर्सेज जब उनको पता चलेंगे तो डेफिनेटली वो बंसल ग्रुप पर ट्रस्ट करके आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी कम फीस में, जैसा मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर पता किया, तो काफ़ी कम फीस में दूसरे कॉलेजों के कंपैरिजन में बंसल उस क्वालिटी को प्रोवाइड कर रहा है। वो सच में एक अपने आप में एक अच्छा काम कर रहे हैं अपन लोग। बिल्कुल, तो जैसा कि डॉक्टर अमित भी बता रहे हैं, काफ़ी कम फीस में जिस प्रकार से एजुकेशन बंसल ग्रुप प्रोवाइड करा रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। दीक्षा, आपसे एक बात समझना चाहूँगी, शिक्षा तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आप शायद ये भी समझती हो कि स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी सेहत अच्छी रहेगी तो शायद शिक्षा के क्षेत्र में हम और अच्छे काम कर सकते हैं। तो कैसे आप इन दोनों का सामंजस्य रखती हैं? मेरे लिए एजुकेशन और हेल्थ, जैसा कि आप बोल रही हैं, मेरे लिए ये दोनों बिल्कुल पैरेलल प्रोसेस हैं। जैसे यदि मैं हेल्दी रहूँगी तो मैं अपनी एजुकेशन बहुत अच्छे से कर पाऊँगी, और यदि मैं एजुकेशन अच्छे से कर रही हूँ तो मुझे हेल्थ के बारे में भी पता चलता रहता है। जैसा कि हम सबके घर में भी बताते हैं मम्मी पापा की बाहर की चीज़ें नहीं खाना चाहिए, तो ये रियल है, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, लाइक फूड पॉइजनिंग वगैरह। और मेरे हिसाब से तो स्टूडेंट को ये फिज़िकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, कि हम याद तो बहुत करते हैं, पढ़ते भी हैं, सब अच्छा रहता है, बट जब सर क्वेश्चन पूछते हैं तो हम आंसर नहीं दे पाते। तो मेरा सबसे एक राज है, मतलब मैं आज बताती हूँ आप सब लोगों को, मैं सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ पर ध्यान देती हूँ। जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट में एक चलता भी है, हर संडे को एक एक्टिविटीज़ की क्लास रहती है। उसमें मुझे एक बहुत अच्छी एक्टिविटी लगती है जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। उसमें सबसे अच्छा लगता है मुझे भ्रामरी प्राणायाम। ये एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। यदि स्टूडेंट इसे करता है तो बिल्कुल दिन भर उसका शांत दिन जाता है, माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है उसका, और पढ़ाई में एकाग्रता जिसे बोलते हैं ना, वो बढ़ती है स्टूडेंट की। तो हमें, मतलब जो भी स्टूडेंट है, मैं उन्हीं को यही बताना चाहती हूँ कि भ्रामरी प्राणायाम उन्हें जरूर करना चाहिए, इससे एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ने में मन लगा रहता है। प्राणायाम बता तो रही हैं कि ज़रूर करना चाहिए, लेकिन बहुत से बच्चे शायद ऐसे भी होंगे जिनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी कि इसको कैसे करते हैं। तो आपसे ये बात तो समझना चाहेंगे ही कि भ्रामरी प्राणायाम को कैसे करते हैं, और साथ में ये भी समझना चाहेंगे योगा का क्या महत्व समझती हैं? जी, योगा हमें करना चाहिए, बट अभी मेरे पास टाइम तो नहीं रहता, लेकिन मैं 2-3 एक्टिविटीज़ ही कर पाती हूँ, क्योंकि अभी 9 आवर्स की स्टडी भी रहती है, इसलिए मैं 15-15 मिनट्स लगभग करती हूँ ये भ्रामरी प्राणायाम। और स्टूडेंट हैं आप और कुछ भी योगा वगैरह कुछ नहीं करना है, तो आपको बिल्कुल ये तो मिनिमम ये तो करना ही चाहिए आपको, क्योंकि इससे बहुत मन शांत रहता है। मेरा खुद करा हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। बिल्कुल, तो जैसा कि दीक्षा बता रही हैं कि भ्रामरी प्राणायाम सभी को करना चाहिए, उससे मन बेहद शांत होता है और उससे एकाग्रता आती है। यदि हम किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो कंसंट्रेशन लेवल जो है हमारा वो निश्चित रूप से बढ़ता है। डॉक्टर अमित, आपसे एक बात समझना चाहूँगी, स्टूडेंट्स बहुत बार देखते हैं कि हताश हो जाते हैं, क्योंकि नीट, JEE ये ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि शायद एक बार में कभी कभी नहीं निकल पाते हैं, ड्रॉप आउट्स भी होते हैं बच्चे और निकालने की कोशिश करते हैं, लगातार पढ़ते हैं। ऐसे में कैसे आप करियर काउंसलिंग उनकी करते हैं? हाँ, स्टूडेंट के लिए जैसा कि आपने बताया, करियर काउंसलिंग वो एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि नीट एंड JEE की फील्ड में अगर बच्चे को काउंसिल नहीं किया जाए तो बच्चा डेफिनेटली ऐसा होता है कि बच्चों के टेस्ट में पहली बार में बहुत कम मार्क्स आते हैं, क्योंकि वो लोग स्कूल लेवल की एजुकेशन लेकर आते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली पूछा जाता है नीट एंड JEE में। तो उसके लिए टाइम पर उनके लिए कैरियर काउंसलिंग एंड साथ में मोटिवेशन क्लासेस, इनका अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चों को पढ़ाते, क्योंकि बच्चे को 5 to 6 आवर्स की इंस्टीट्यूशनल क्लास लेनी होती है, देन आफ्टर 8 to 9 आवर्स उसको घर पे भी पढ़ना है। तो इतना सारा जब वो पढ़ता है तो कई दिनों बाद उसको लगता है कि यार पढ़ते ही जा रहे हैं, कब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि वो घूम नहीं सकता या प्रोग्राम्स में नहीं जा सकता। तो ऐसे में बच्चों को लगातार क्लास में हर 4-5 दिन छोड़ के कुछ थोड़ा मोटिवेशनल डोज देना पड़ता है। तो जब मोटिवेशन उनको दिया जाता है तो उनको बताया जाता है कि बेटा आप अपने विज़न को देखिए, आप क्या बनने वाले हैं, पूरी दुनिया आपके सामने झुकेगी जिस दिन आप डॉक्टर बन जाएंगे, एक अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे। बिल्कुल, जब इस तरीके से उनको बताया जाता है तो उनके अंदर भी वो चीज़ें ध्यान रहती है कि हाँ बस कुछ टाइम की पढ़ाई और है, और धीमे धीमे वो सफ़र को पूरा कर लेते हैं। कई बार बच्चे काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं तो उनको अलग से भी बुला के समझाया जाता है, तब फिर उनके अंदर वापस रिचार्ज होकर वो वापस लग जाते हैं अपनी पढ़ाई में। बिल्कुल, जिस प्रकार से डॉक्टर अमित बता रहे हैं कि बच्चों को रिचार्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे डॉक्टर अमित, आपकी कोचिंग में जो बच्चे आते हैं, जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, नीट का एग्ज़ाम देते हैं, JEE का एग्ज़ाम देते हैं, निश्चित तौर पर ऐसे बहुत से बच्चे शायद होंगे ही जो कि एक बार में क्लियर नहीं कर पाए हैं एग्ज़ाम, और कैसे अब उनकी पढ़ाई और उनकी योजना कैसे आप बनवाते हैं?
दरअसल देखिए, ये एक काफ़ी कॉमन चीज़ है पूरे इंडिया में कि अगर कोई बच्चा नीट या जेईई की तैयारी कर रहा है तो बहुत कॉमन है कि एक बार में उसका नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चों के साथ बहुत सारी फाइनेंशियल कंडीशंस भी होती है कि उन्होंने एक बार तैयारी कर ली, अब सेकंड टाइम कैसे करें। सेकंड, अगर वो फीमेल है तो एक रहता है कि भाई अपने इंडिया में कि उसको शादी भी करनी है तो जल्दी जल्दी उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो। तो ऐसी चीज़ों में उनको पेरेंट्स को बुलाते हैं, पेरेंट्स को भी समझाते हैं, क्योंकि बच्चों की बड़ी जिद होती है कि हमें डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर बनना है। या किसी ने एक बार बड़ा सपना देख लिया तो वो छोटे में सेटिस्फाइड नहीं होता, मुझे आईआईटी में ही जाना है। तो सपने को पूरा करने के लिए उनको पेरेंट्स के साथ मीटिंग करते हैं कंटिन्यू, उनको समझाते हैं। उन लोगों के लिए जहाँ जहाँ फाइनेंशियल रिलीज़ हो सकता है वो सब भी करते हैं हम लोग। अलग से स्कॉलरशिप टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं कि भाई स्कॉलरशिप के बेस पर बच्चे जो टैलेंटेड हैं, जो बेचारे कहीं दूसरी जगहों पे उनको 1.5 लाख फीस अफोर्ड नहीं कर सकता आदमी, क्योंकि कोटा में भी बच्चा जाता है तो 1.25 लाख 1.5 लाख फीस है। भोपाल में भी कई जगहों पर इतनी फीस है, तो काफ़ी कम है, उससे 25% फीस में ही हम उसको है ना जेईई एंड नीट की प्रिपरेशन करा देते हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से बता रहे हैं काफ़ी कम फीस में जेईई और नीट की प्रिपरेशन कराते हैं, ये बेहद सराहनीय है। दीक्षा, आपसे एक बात समझना चाहेंगे, आपने अब विषय तो चुन लिया है, लेकिन अब चुनौती आपके सामने ये है कि अब आपको आगे बनना क्या है, कैसे निर्धारित करती हैं आप अपना लक्ष्य? जी, हमारे सर डॉक्टर अमित गुप्ता सर जी बोलते हैं कभी भी अपना टारगेट मेन एग्ज़ाम को नहीं बनाना चाहिए। यदि हम अपने मेन टारगेट मेन एग्ज़ाम को बनाते हैं तो कभी भी हम उसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे। मेरा हर टारगेट आने वाला टेस्ट रहता है, मुझे उस टेस्ट में मतलब मेरा वही टेस्ट ही एग्ज़ाम है, मुझे वही टारगेट रहता है कि मुझे उस एग्ज़ाम को फाइट करना है, बहुत अच्छा स्कोर करना है एग्ज़ाम में। तो बस मैं नीट या जेईई को मेंस ना देकर और मैं टेस्ट को, माइनर टेस्ट को ज़्यादा देती हूँ इम्पोर्टेंस। तो बस मैं उस टेस्ट की तैयारी में लगी रहती हूँ। और मुझे कोई प्रॉब्लम भी आती है तो अभी लास्ट ईयर जो टॉपर बन के निकले हैं जीवन लोधी, उससे पहले भी थे धर्मेंद्र भैया, इन लोगों से भी मेरे कांटेक्ट में रहते हैं ये, तो मैं इनसे बात करती रहती हूँ टाइम टाइम पर। कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो मैं पूछ लेती हूँ कि भैया आपने ये कैसे किया, तो वो मुझे ईजी वे में समझा देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है सब लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है कि मदद अगर कोई करता है तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से जब इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से इतने टैलेंटेड बच्चे पास आउट हुए हैं तो निश्चित तौर पर जब और भी जो नीचे बच्चे हैं वो उनसे जब मदद मांगते हैं और वो बताते हैं, गाइड करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर अमित, आप शायद जानते ही होंगे कि बंसल समूह का एक उद्देश्य है सब पढ़ें और सब बढ़ें। हर विद्यार्थी तक और कैसे शिक्षा पहुँचाई जा सकती है, क्या करना चाहिए उसके लिए? हाँ, ये जो आपने उद्देश्य बताया है, ये भारत सरकार भी कई सालों से इस चीज़ के लिए काम कर रही है, और अगर इसी दिशा में बंसल ग्रुप भी काम कर रहा है तो डेफिनेटली एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है ये। जैसा कि मुझे पता चला कि बंसल ग्रुप ने भोपाल के आसपास के जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ के लिए फ्री बस सर्विस स्टार्ट की है स्टूडेंट्स के लिए। एंड इसके अलावा 8th क्लास तक के लिए राइट टू एजुकेशन, जिसको अपन बोलते हैं कि हर बच्चा फ्री पढ़ सकता है बंसल ग्रुप के तरफ से। जो बातें मुझे पता चली ये सच में मुझे ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लगी, क्योंकि मेरा भी कुछ ऐसा ही सपना है। तो इस तरीके से बहुत अच्छा काम बंसल ये कर रहा है। बस मैं भी चाहता हूँ कि अगर इसमें मेरा कोई रोल अगर आपको लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अगर हर बच्चे तक एजुकेशन पहुँचे, इसमें मेरा कोई रोल अगर आपको लगता है तो मैं उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला के काम करना चाहता हूँ। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है जब कोई समाज को एक तरह से अपनी मदद दे तो वो बेहद सराहनीय हो जाता है। डॉक्टर अमित, एक सवाल लगातार शायद दर्शकों के मन में भी उठ रहा होगा कि मैं बार बार आपको डॉक्टर क्यों कह रही हूँ, तो मैं बता देती हूँ कि आप एम्स के पूर्व डॉक्टर भी रह चुके हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल अब ये उठता है कि डॉक्टर थे आप, अब उसके बाद आप टीचिंग लाइन में कैसे आए, क्या कारण रहा उसका? जी, डेफिनेटली आपके साथ साथ मुझसे भी बहुत सारे लोग ये पूछते ही हैं अलग अलग टाइप से। देखिए, क्या होता है कि इंसान को अपने लाइफ में हमेशा सेटिस्फाइड रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही सब कुछ होता है। दरअसल मैं मेरा बचपन से ही विज़न था कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं। डॉक्टर बनने के लिए मैं कोटा गया, मैंने भी कोटा से तैयारी की। तैयारी जब करने गया तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे थोड़ा सा जिद करने के बाद भेज दिया, बट बहुत सारे बच्चे थे जो स्कूल में मुझसे भी अच्छा स्कोर करते थे, बट वो लोग कोटा नहीं जा पाए। तो जब मैंने देखा कोटा में ये सारी चीज़ें कि बहुत सारे बच्चे पैसों की वजह से नहीं जा पाते हैं, मैं एक बार आ गया और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया और भोपाल से मैंने MBBS भी किया। तो उस टाइम पे मैंने कोटा में डिसाइड कर लिया था कि मैं लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर करूँगा जिससे कि मीडियम क्लास जो पर्सन है या पुअर है जो कोई, या थोड़ा सा लो है, तो वो कैसे डॉक्टर बनेगा। क्योंकि सपने देखने का अधिकार जब सबको है तो सपनों को पूरा करने का रास्ता भी सबके पास होना चाहिए। तो उस रास्ते को जब मैं भोपाल आया तो भोपाल में मैंने वो चीज़ देखी कहाँ पर ये सबसे सूटेबल रहेगा। तो मुझे लगा कि ओल्ड भोपाल में सबसे ज़्यादा नीड है इस चीज़ की।
तो इसलिए मैंने इसी विज़न के साथ सप्तबंधु इंस्टीट्यूट को स्टेबलाइज़ किया था सन 2013 में। उसके बाद धीमे धीमे बहुत कम छोटे से एक रूम से मैंने स्टार्ट किया था। आज स्टूडेंट्स के साथ की वजह से आप देखेंगे कि हमारी 2 ब्रांचेस हैं भोपाल में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक पढ़ के जा चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स बन चुके हैं। तो वो एक हमारे लिए अपने आप एक मोटिवेशन तैयार हो चुका है। और इस साल जीवन की जिस टाइप से रैंक आई है, तो उसने ये साबित कर दिया कि सत्य परेशान हो सकता है बट पराजित नहीं, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बिल्कुल, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ख़ास बात यह है डॉक्टर कि जब आप जैसे लोग समाज में रहते हैं तो सचमुच माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है। दीक्षा, आपसे एक बात समझना चाहेंगे। आप जिस प्रकार से बता रही हैं कि आप पढ़ाई में फुल कॉन्सेंट्रेट करती हैं, और अगर आपको लगता है कि आपका ध्यान उसमें नहीं लग रहा है तो आप योग का सहारा लेती हैं, लेकिन अगर अपने एज ग्रुप के बच्चों को आप देखती होंगी, बहुत से बच्चे राह भटकते हैं, क्या संदेश उन्हें देना चाहती हैं? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये फ़ोन का यूज़, अभी ठीक है ऑनलाइन पढ़ाई चल रही तो आप उसी टाइम यूज़ करें फ़ोन को। मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स लोगों को भी देखा है, वो है ना फ़ोन में ही लगे रहते हैं, तो उन्हें फ़ोन का कम यूज़ करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो 12th के साथ जो स्टूडेंट नीट या JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें मैं ये बोलना चाहूँगी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्टूडेंट कि वो ये बोलते हैं कि हमें 12th बहुत लोड हो रहा है नीट और JEE के साथ, बहुत गलत सोचते हैं वो। हमारे सर ऐसा बोलते हैं कि यदि आप 12th के साथ नीट दे रहे हैं तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो लोड या प्रेशर समझ के उसे फाइट ना करें, एक अपॉर्चुनिटी है। यदि आप नीट या JEE को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे 12th के उससे, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे 12th में भी और नीट या JEE में भी। और यदि आप ऐसा करेंगे कि बस 12th हमें सब कुछ है, तो आप 12th में भी अच्छा नहीं कर पाएंगे और ना ही नीट या JEE में। इसलिए मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि एक अपॉर्चुनिटी समझ के उसे बहुत अच्छा करने की कोशिश करें। बिल्कुल, एक अपॉर्चुनिटी समझ के जो एग्जाम्स होते हैं उसे क्लियर करने की और उसमें बहुत अच्छा करने की कोशिश करें। बहुत बड़ा संदेश दीक्षा ने अपने हमउम्र लोगों को दिया है। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।